साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इवान पैट्रिक पाउलो का। आप सभी को पता है कि एक नंबर यहां से आना ही आना है। पाउलो के शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम के सिद्धांत कितने सिलेबस में है? एक थांडाई का सिद्धांत है, एक स्किनर का सिद्धांत है, एक पाउलो का है, पियाजे का सिद्धांत है, वाइगोसेकी का सिद्धांत है। तो जो कुछ चुनिंदा सिद्धांत सिलेबस में है वो तो बहुत जरूरी हैं। इसी कड़ी में पाउलो का सिद्धांत आपके लिए जरूरी होता है। इवान पैट्रिक पाउलो का सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन है। 10 मिनट की वीडियो में आप सभी को कंप्लीटली इसके विषय में चर्चा कर देंगे और जो भी सवाल आपके परीक्षा में बनने वाला होगा वो इस सेशन के बाहर नहीं जाएगा, ये दावा करता हूं मैं। आइए बात करेंगे इवान पैट्रिक पाउलो। तो सबसे पहले इनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। ये रूसी शरीर क्रिया वैज्ञानिक रहे हैं, ये मूलतः मनोवैज्ञानिक रहे नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये शरीर क्रिया वैज्ञानिक रहे, पेशे से ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे बल्कि फिजियोलॉजिस्ट थे। और फिजियोलॉजिस्ट थे तो पाचन क्रिया पर ये अध्ययन कर रहे थे। इनको नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था 1904 में पाचन क्रिया पर अध्ययन के लिए। अपने पाचन क्रिया और लार ग्रंथि के शरीर विज्ञान पर शोध के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था 1904 में। अधिगम के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाले एकमात्र सिद्धांतकार यही हैं। थांडाइक ने यद्यपि बहुत मेहनत किया, थांडाइक ने दिशा दशा बदल दी, शिक्षा मनोविज्ञान को जन्म दे दिया और अधिगम के सिद्धांतों का जन्म दे दिया। उनके बाद ही लोगों ने सिद्धांत देना शुरू किया, उन्हीं के अध्ययन की, उन्हीं की आलोचना के आधार पर सबके सिद्धांत आए। लेकिन नोबेल प्राइज जीतने वाले व्यक्ति कौन रहे हैं? इवान पैट्रिक पाउलो रहे। प्रयोग इन्होंने किस पर किया था? एक कुत्ते पर प्रयोग किया था और कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया था इन्होंने। बता रहा हूं आगे। पैरोटिड ग्रंथि पर ऑपरेशन करके उसी पर इन्होंने प्रयोग किया था। अब आइए, इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, इसी पुस्तक में इनका सिद्धांत विश्व स्तर पर प्रकाशित हुआ था, इसलिए ये वाली पुस्तक इनकी महत्वपूर्ण हो जाती है जिसमें इनका सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। दूसरी है लेक्चर ऑन कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, 1928 में लिखा था। द वर्क ऑफ द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो ये बहुत जरूरी नहीं है, हालांकि इसी पर शोध के कारण इनको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। तो देखिए, एक पुस्तक ये बहुत जरूरी हो गई, दूसरी पुस्तक ये जरूरी हो गई जिसका सवाल बन सकता है। अब आइए इनके सिद्धांत की मूल विचारधारा पर चलते हैं। उससे पहले सिद्धांत का उपनाम समझ लेते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इनको कहा जाता है, आगे बताऊंगा क्यों ये नाम दिया जाता है। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत यानी कंडीशनड रिफ्लेक्सेस थ्योरी इसको कहा जाता है। प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग कहा जाता है, और इसको यश टाइप अनुबंध सिद्धांत कहा जाता है। जो ज्यादा सवाल बनता है वो इससे बनता है। यश टाइप अनुबंध किसका है? क्योंकि इसमें सिर्फ उद्दीपक ही है, उद्दीपक के कारण अनुक्रिया हो रही है, तो इसमें उद्दीपक की प्रधानता होती है, इसलिए इनके सिद्धांत को यश टाइप अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है। इसको प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसके अलावा शारीरिक अनुबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशनिंग। परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी इसको नाम दिया जाता है और प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस बात को, एक चीज यहां पर मिस हो गई, आप इसे नोट कर लेंगे। प्राचीन अनुबंधन किसके द्वारा दिया गया है? तो प्राचीन अनुबंधन पाउलो के द्वारा दिया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अनुबंधन का पिता अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ कंडीशनिंग किसे माना जाता है, तो इवान पैट्रिक पाउलो को माना जाता है फादर ऑफ कंडीशनिंग। अब आइए पाउलो के महत्वपूर्ण शब्दावलियों पर चलते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजों को, टर्मिनोलॉजी को आप समझ जाइएगा। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, तब जाकर के पूरी बात समझ में आएगी। स्वाभाविक उद्दीपक पहले समझ जाइए क्या होता है। वह प्राकृतिक वस्तु जिसे देखकर प्राणी बिना सीखे ही जन्मजात प्रतिक्रिया करता हो, उसे स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। जैसे भोजन, इसको देख करके लार का आना स्वाभाविक होता है, उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होगी? प्राकृतिक उद्दीपक के प्रति होने वाली जो प्राकृतिक या जन्मजात प्रतिक्रिया होती है वही प्राकृतिक अनुक्रिया होती है, उसी को स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। जैसे भोजन को देख करके लार का आना, तो लार निकालने के लिए सीखना नहीं पड़ता है, भोजन देख करके लार आने की क्रिया होने लग जाएगी, तो स्वाभाविक उद्दीपक भोजन हो जाएगा। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो जाएगी? लार का आना स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाएगी। अभी खाली आप टर्म से परिचित हो जाइए, आगे प्रयोग समझाऊंगा तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। घंटी का रोल क्या है? तो घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में है या कृत्रिम उद्दीपक के रूप में है, जिसको कंडीशनड स्टिमुलस कहा जाएगा, CS। यह कृत्रिम वस्तु है जिसके साथ प्राणी की आदत यानी अनुबंधन डाली जाती है। घंटी की आवाज के प्रति लार के आने का अनुबंधन डाला जाता है। अब आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। अब स्वाभाविक या अनुकूलित अनुक्रिया क्या होती है इसको समझिएगा।
कृत्रिम उद्दीपक यानी घंटी के प्रति अगर लार के आने की क्रिया होने लगेगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सीआर, कंडीशनड रिस्पांस बोलना शुरू कर देंगे। अब आइए इनके प्रयोग को समझते हैं। इन्होंने जो प्रयोग किया था उसके 3 चरण हैं। चरण नंबर पहला आप समझिएगा। चरण पहले में क्या किया जा रहा है, कुत्ते के सामने भोजन दिखाया गया, कुत्ते के मुख में लार आने लगी, तो यहां पर भोजन क्या हो जाएगा, स्वाभाविक भोजन यूसीएस हो जाएगा, अनकंडीशनड स्टिमुलस हो जाएगा, और लार के आने की क्रिया यहां पर क्या हो जाएगी, यूसीआर हो जाएगी, अनकंडीशनड रिस्पांस हो जाएगी। इसे सीखने सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, इसका अनुबंधन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ये एकदम स्वाभाविक है भाई, ये नेचुरल है कि भोजन जब उसके सामने ले जाया जाएगा उसके मुख में लार आने की क्रिया होने लगेगी, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है। ये चरण पहला है। दूसरे चरण में क्या किया गया है, दूसरे चरण में पाउलो ने क्या किया, हर बार भोजन देने के पहले घंटी बजाई, हर बार भोजन देने के पहले क्या बजाई, घंटी बजाई। तो पहले जो लार आने की क्रिया थी ना, वो किसके प्रति हो रही थी, भोजन के प्रति हो रही थी, लेकिन इस क्रिया को बार 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 दोहराया गया और अंत में जो लार आने की क्रिया भोजन के प्रति हो रही थी उसका अनुकूलन होने लगा किसके प्रति, घंटी के प्रति, इसलिए इसको अनुकूलित अनुक्रिया कहा जाने लगा। अब आप देखिए, अनुबंधन के दौरान अभ्यास करवाया गया, पहले घंटी बजाई गई, फिर तुरंत जो है भोजन दिया गया। पाउलो ने 0.5 सेकंड का अंतराल रखा था भोजन देने में। भोजन देने के बाद कुत्ते ने लार टपकाई, यह क्रिया कई दिनों तक दोहराई गई, और कई दिनों तक जब दोहराई गई तो चरण तीसरा क्या हो गया कि अंत में ऐसा पाया गया कि केवल घंटी बजाने पर कुत्ते के मुख में लार आने लगी। अब भोजन प्रस्तुत नहीं करा गया, अब केवल घंटी बजने पर ही जो लार आने की क्रिया पहले भोजन के प्रति हो रही थी वही लार आने की क्रिया अब केवल घंटी बजने पर भी होने लगी। तो इसका मतलब है अनुबंधन हो गया। अनुबंधन होने के बाद अब घंटी क्या हो जाएगी, घंटी सीएस हो जाएगी, कंडीशन स्टिमुलस हो जाएगी। लार आने की क्रिया जो पहले यूसीआर थी, अब यहां पर ये लार आने की क्रिया यूसीआर ना हो करके यहां पर लार आने की क्रिया क्या हो जाएगी, सीआर हो जाएगी, कंडीशनड रिस्पांस के रूप में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि घंटी देख करके स्वाभाविक तौर पर लार नहीं आ सकती है, इसको अभ्यास के द्वारा सिखाया गया इसलिए लार आने की क्रिया बधी है, किसके प्रति बधी है, घंटी के प्रति अनुबंधन हो गया है, इसलिए इसको अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। और पहली बार व्यवहारवादी सिद्धांतों में किसी ने घंटी जैसा वाद्य यंत्र प्रयोग में लाया था, इसलिए इसको शास्त्रीय अनुबंधन का नाम दिया गया, क्लासिकल कंडीशनिंग इसलिए इसको कहा गया। कुत्ते ने कृत्रिम उद्दीपक यानी घंटी के साथ प्राकृतिक अनुक्रिया यानी लार का संबंध बना लिया, इसलिए इसे अनुबंधन कहा जाता है। इसी के द्वारा आदत निर्माण करके प्राणियों को प्रशिक्षित किया जाता है। अब आप समझिएगा अनुबंधन के कितने प्रकार हैं समय अंतराल के आधार पर। एक होता है विलंबित अनुबंधन, अक्सर यूपीटीईटी के ये फैक्ट होते हैं। विलंबित अनुबंधन क्या होता है, जो विलंबित अनुबंधन होता है ना, यही सर्वश्रेष्ठ अनुबंधन होता है। समझिए, घंटी बजना शुरू होती है और वह बजती रहती है, उसी दौरान भोजन आ जाता है, दोनों एक साथ समाप्त होते हैं। पाउलो के अनुसार आदत डालने का यह सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है, सफल तरीका होता है। घंटी पहले बजना शुरू हुआ, उसी के 2-5 सेकंड के भीतर क्या उपलब्ध कर दिया गया, भोजन। तो ये क्या हो गया, यही सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है कंडीशनिंग का, अनुबंधन बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। दूसरा अनुबंधन कौन सा होता है, अवशेष या चिन्ह अनुबंधन। पहले घंटी बजती है, बंद हो जाती है, उसके बाद थोड़ा खाली समय बीतता है, तब जाकर के भोजन दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है यहां अनुबंधन कमजोर रहेगा। एक होता है सहकालिक अनुबंधन, घंटी और भोजन दोनों बिल्कुल एक ही सेकंड में साथ साथ दिए जाते हैं। इसमें अनुबंधन जो होता है वो कैसा होता है, कमजोर होता है। आगे बढ़िएगा, आगे कह रहा है पश्चगामी अनुबंधन क्या होता है। सबसे निकृष्ट तरीके का अनुबंधन यही होता है, पश्चगामी अनुबंधन। इसमें पहले भोजन दे दिया जाए, जब कुत्ता खाना लेता है उसके बाद घंटी बजाई जाती है। अनुबंधन का सबसे असफल तरीका यह होता है। आगे बढ़िएगा, सिद्धांत के कुछ प्रमुख नियम व संप्रत्यय आप समझ लीजिएगा। एक होता है विलोपन का नियम। विलोपन क्या होता है, अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि यदि घंटी बजाने पर बार बार भोजन ना दिया जाए तो कुछ समय बाद कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगा घंटी के प्रति, यानी सीखा हुआ व्यवहार क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। दूसरा होता है स्वतः पुनर्लाभ। विलोपन होने के काफी समय बाद यदि अचानक फिर से कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाए तो कुत्ता फिर से लार टपका देता है। भूली हुई अनुक्रिया का अचानक वापस आ जाना क्या होता है, स्वतः पुनर्लाभ होता है। आगे समझिए,
उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है? जब प्राणी असली उद्दीपक यानी घंटी से मिलती जुलती अन्य ध्वनियों को अन्य चीजों पर प्रतिक्रिया देने लगे, जैसे एक घंटी से अनुबंधन हुआ है, मिलती जुलती अन्य घंटियां बजाई जाएं और लार आने की क्रिया होने लग जाए तो उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। जैसे इस पर सवाल बना है कि एक बच्चा काला कुत्ता देख करके डरता है तो वह काली बिल्ली से भी डरता है और अंत में काली किसी भी वस्तु से डरने लगता है, तो यह उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। जेबी वाटसन ने अपने 11 महीने के बेटे अल्बर्ट पर पावलो के इसी नियम का प्रयोग किया था। अल्बर्ट खरगोश के साथ डरावनी आवाज जुड़ने के बाद हर सफेद और रोएदार चीज से डरना लगा था। तो ये हो गया था उद्दीपक सामान्यीकरण हो गया था। आगे बढ़िए, उद्दीपक का विभेदन क्या होता है? सामान्यीकरण का विपरीत है ये, जब प्राणी असली उद्दीपक और नकली उद्दीपक में अंतर करना सीख जाए, जैसे केवल उसी घंटी पर लार टपकाना जिस पर खाना मिलता है, अन्य किसी पर नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया उद्दीपक विभेदन हो गया। मतलब हर किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया ना हो, अपने मूल उद्दीपक के प्रति ही बंधे रहना, वफादार रहना, है ना। तो मतलब उसी को बोलते हैं एकदम परम भक्त हो जाना अपने ही उद्दीपक का, अन्य उद्दीपकों के प्रति किसी भी प्रकार से लार ना टपकाना, ये होता है उद्दीपक विभेदीकरण होता है। उच्च श्रेणी का अनुबंध, जब एक अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी का अनुबंध हो जाए और फिर उसी घंटी के साथ एक नई चीज जैसे लाल बत्ती जोड़ दी जाए तो कुत्ता लाल बत्ती पर भी लार टपकाने लगता है, तो ये होता उच्च श्रेणी का अनुबंध कहलाता है। आगे समझिए शिक्षा में अनुप्रयोग क्या होगा। इसके जरिए आदतों का निर्माण किया जा सकता है। बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण, जैसे बड़ों का सम्मान करना, समय पर उठना, बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए यह सिद्धांत सर्वोच्च होता है। भय और फोबिया का निवारण इसी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। बच्चों के मन से अकारण डर, जैसे पुलिस, डॉक्टर या किसी विषय का डर दूर करने के लिए अनुबंध का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे अगर हम, तो दृश्य श्रव्य सामग्री जो शिक्षण में प्रयोग किया जाता है, ए फॉर एप्पल यानी सेब को देख करके आपने ए सीखा, तो इसका मतलब है ए का अनुबंधन किसके साथ हुआ है? एप्पल के साथ हुआ है। तो भाषा में जो वर्णमाला सिखाई जाती है वो इसी सिद्धांत पर आधारित होती है। विद्यालय की घंटी बजते ही छात्रों का स्वतः कक्षाओं में चला जाना, यह पावलो के सिद्धांत का व्यवहारिक रूप होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पावलो के सिद्धांत को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करेंगे कि पावलो के सिद्धांत में अब कोई मिस्टेक आपको होगी नहीं। 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, पावलो सिद्धांत से कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। और हाँ, ऐसे ही 10 मिनट के वीडियो का बूस्टर डोज आप सभी को प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, 10-10 मिनट की वीडियो के ढेर सारे टॉपिक उपलब्ध हैं। एग्जाम से पहले ताबड़तोड़ अंदाज में दौड़ा दौड़ा करके देख लीजिएगा। जो भी सवाल बनेगा वो इसी 30 वीडियो से ही 30-32 वीडियो से सवाल बनने वाला है, इसलिए आप पछताएंगे अगर आप बाद में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।